अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज मैम रुबीना का लेक्चर है, लेकिन मैम रुबीना ने आज आना नहीं है। ठीक है, मैडम आज छुट्टी पे हैं, तो उनकी जगह आज मैं लेक्चर लूँगा। तो उन्हें आई थिंक आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट हो गई है। आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है, तो मैडम रुबीना आज छुट्टी पे है, तो इस वजह से आज उनका लेक्चर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने मुझे ये इंस्ट्रक्शंस दी है कि आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट हुआ है, तो मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस कर लूँ। ठीक है, तो सबसे इजी मुझे वाइटल साइन लगा, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वो मैडम रुबीना खुद पढ़ा रही है, तो वो खुद डिस्कस कर लेगी बाकी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने कहा जो मेन तो नहीं, जो सबसे कॉमन टॉपिक है मैं वो डिस्कस कर लूँ। ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। वाइटल साइंस ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हैं। ठीक है, वाइटल साइन है क्या, वो सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वाइटल साइंस के बारे में। ठीक है, तो वाइटल साइंस क्या है? वाइटल साइंस या कार्डिनल साइंस वो साइंस है, ठीक है, जिसके जरिए हम बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शंस को मेजर करते हैं। ठीक है, वाइटल या कार्डिनल साइंस वो साइंस है जिसके जरिए हम बॉडी के मेन फंक्शंस को मेजर करते हैं। ठीक है, ये वाइटल साइंस रूटीनली कोई मेडिकल प्रोफेशनल या कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो मेजर करेगा। ये भी मैं डिसाइड कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, तो वाइटल साइन जो है वो रूटीनली कोई मेडिकल प्रोफेशनल या हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो रूटीनली मेजर करेगा। ठीक है, ताकि उसे पता चले, वो डिटेक्ट कर सके या मॉनिटर कर सके किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम को। ठीक है, फैंस की वजह से शोर बहुत आ रही है, मैं फैंस ऑफ कर दूं। ठीक है, जी जी, लेक्चर स्टार्ट है। ठीक है, तो अच्छा, वाइटल साइन, ठीक है, वाइटल साइन या कार्डिनल साइन जो है ये वो साइंस है जिसके जरिए हम बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शंस को मेजर करते हैं। ठीक है, वाइटल साइन जो है ये रूटीनली कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल, कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो मेजर करेगा, वो चेक करेगा, ठीक है, ताकि वो डिटेक्ट कर सके, वो मॉनिटर कर सके किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम को। ठीक है, अब इसमें कौन वाइटल साइंस में कौन कौन सी साइंस आते हैं या कौन कौन सी मेजरमेंट्स आते हैं? ठीक है, तो उनमें से जो सबसे बेसिक है जिसका आप सबको पता होगा वो है बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट जो है वो पल्स रेट हम चेक करते हैं। थर्ड पे जो है वो रेस्पिरेटरी रेट है। ठीक है, और फोर्थ पे जो है वो ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं। ठीक है, और आजकल हम एक फिफ्थ वाइटल साइन जो है वो शोर बहुत ज्यादा। ठीक है, मुंह ऑन कर लिया मैं। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी मेजरमेंट्स है, कौन कौन सी रूटीनली हम कौन कौन सी वाइटल साइंस जो है वो मेजर करते हैं? ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर है, पल्स रेट है, रेस्पिरेटरी रेट है और ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं। ठीक है, फिफ्थ वाइटल साइन जो है वो क्या है? वो पेन है। फिफ्थ वाइटल साइन जो है वो पेन है। ठीक है, पेन हम मेजर करते हैं एज अ फिफ्थ वाइटल साइन।
ठीक है, बिल्कुल अंबर सही कह रही है, ठीक है। फिफ्थ वाइटल साइन जो है वो पेन है, ठीक है। हाइट किसने कहा? किसी एक बच्चे ने आई थिंक हाइट कहा, डिलीट कर दिया अपना कमेंट। चले कोई बात नहीं, पता चल जाएगा किसने कहा था, ठीक है। तो फिफ्थ वाइटल साइन जो है वो क्या है, वो पेन है, ठीक है। अब बॉडी टेम्परेचर है क्या? बॉडी टेम्परेचर में कोई आइडिया है आप लोगों को, है क्या? एनीवन? किसी को कोई आइडिया बॉडी टेम्परेचर के बारे में है क्या? हम कहते हैं ना बॉडी टेम्परेचर क्या है? एनीवन? कोई भी? चले, जब तक आप लोग आंसर करते हो तब तक हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब वाइटल साइन जो है वो वैल्यू ऑफ असेसिंग वाइटल साइन को हम चेक क्यों करते हैं, हम कब चेक करते हैं, ठीक है। तो वाइटल साइन जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, पेशेंट एडमिट होता है, पेशेंट हमारे पास वार्ड में आता है, तो हम क्या क्या करते हैं, हम करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ बॉडी, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। वेरी गुड रुबाब फातिमा, बैलेंस बिटवीन हीट जनरेट एंड हीट लॉस, वेरी गुड। तौसीफ, बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट प्रोड्यूस, वेरी गुड, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को सब कुछ आता है, मुझे ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप लोगों से डिस्कस करना है, ठीक है। तो वाइटल साइंस हम चेक कब करते हैं, ठीक है। हिना रसूल, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, वेरी गुड। इसका मतलब आप सबको पता है, ठीक है। तो वाइटल साइन चेक कब करते हैं? सबसे पहले हम चेक करते हैं एडमिशन पे, उसके बाद जब भी पेशेंट के हेल्थ स्टेटस में चेंजेस आते हैं ना, उन चेंजेस को असेस करने के लिए हम वाइटल साइंस चेक करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम कब चेक करते हैं? टू इन्वेस्टिगेट क्लाइंट रिपोर्ट सिम्टम्स सच एज चेस्ट पेन, फीलिंग हॉट और फेंट। जब भी क्लाइंट खुद रिपोर्ट करता है सिम्टम्स को, जब क्लाइंट खुद सिम्टम्स को रिपोर्ट करता है ना, कि मुझे पेन हो रही है, मेरे सीने में दर्द हो रही है, मैं मुझे जो है वो गर्मी लग रही है, या मुझे जो है हॉट फील हो रहा है, या मुझे जो है वो मुझे लग रहा है कि मुझे फीवर है, ठीक है। या अगर पेशेंट जो है वो फेंट हो रहा है, ठीक है। तो इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पेशेंट जो है वो अपनी सिम्टम जो है वो खुद स्टेट कर रहा है, वो बता रहा है, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेट करना है, हमने कंफर्म करना है। इन्वेस्टिगेट और कंफर्म करने के लिए हम वाइटल साइंस चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्री एंड पोस्ट सर्जरी इन्वेसिव प्रोसीजर्स, इसके अलावा हम कब चेक करते हैं? सर्जरी से पहले भी, कोई भी सर्जरी हो, कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर हो, ठीक है, उसे पहले और बाद में। क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं चाहे या कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं, तो पेशेंट को हम स्ट्रेस देते हैं। स्ट्रेस का मतलब सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस देते हैं, फिजिकल स्ट्रेस देते हैं, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस देते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रेस देते हैं उसे। तो उस स्ट्रेस की वजह से जो है वो वाइटल साइंस के ऊपर जो है वो इफेक्ट आ सकता है, वाइटल साइंस जो है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। इस वजह से हम उन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या चेक करने के लिए वाइटल साइंस चेक करते हैं, ठीक है। शिफ्ट चेंज होने पे, बिल्कुल शिफ्ट चेंज होने पे भी चेक करते हैं। शिफ्ट चेंज होने पे आप आगे हर शिफ्ट में जो है वाइटल साइंस ऑलमोस्ट एक दफा चेक होती है, नाइट शिफ्ट में 2 दफा चेक होती है आई थिंक, और वैसे तो हर शिफ्ट में हर इवनिंग शिफ्ट में एक दफा, बाकी मॉर्निंग इवनिंग में जो है दो दो दफा चेक होती है, ठीक है। तो शिफ्ट चेंज पे बिल्कुल हम चेक करते हैं, ठीक है, ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप वार्ड में आए हो, ठीक है, आप इवनिंग ड्यूटी पे आए हो, इवनिंग ड्यूटी आपके 2 बजे आप आए हो, ठीक है, आपने ओवर लिया पेशेंट का, आपका जो पहला स्टाफ था उसने आपको बताया कि ये पेशेंट की कंडीशन है, ठीक है, ये पेशेंट्स के वाइटल्स है, ये सारा कुछ, वो सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है। आपने उन चीजों को कंफर्म करना है एक दफा, ठीक है, देखना है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, आपने पेशेंट रिसीव करना है। तो पेशेंट रिसीविंग पे, सॉरी, पेशेंट रिसीविंग पे जो है वो आपने क्या करना है, जब आप पेशेंट रिसीव करते हो तो आपने हेड टू टो जो है वो असेसमेंट कर दिए, ठीक है। हेड टू टो आप असेसमेंट करते हो, आप पेशेंट का देखते हो कि पेशेंट
जो है वो किस कंडीशन में, या पेशेंट की इस वक्त जो है वो वाइटल्स क्या है, वो किस कंडीशन से जो है वो गुजर रहा है, ठीक है। तो आपने जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग, हम क्या कहते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग के ऊपर जो है वो आपने पेशेंट को रिसीव करना है। अब रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या है? रियल टाइम मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आपने जब पेशेंट रिसीव करना है तो आपने सही तरह देख के उसी टाइम पे, ये नहीं है कि मैं बस ठीक है यार आप जाओ मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं है। बाद में अगर आप इस तरह करते हो कि चलो यार मेरे दोस्त है, मैंने उससे क्या ओवर लेना, आप जाओ यार मैं देख लूंगा, तो बाद में आपको अगर कोई भी मसला हुआ तो जिम्मेदार आप हो, क्योंकि आपने ओवर लिया है और आपने ओवर में सारा कुछ मेंशन करना है कि मैंने पेशेंट को इस कंडीशन के ऊपर जो है या इस कंडीशन में रिसीव किया था, ठीक है। इसके अलावा हम मेडिकेशन से पहले या मेडिकेशन के बाद जो है वो वाइटल साइन चेक करते हैं, ठीक है। मोस्टली उन मेडिकेशंस को देने से पहले या बाद में जो मेडिकेशन जो है वो सीबी या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्री और पोस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन जो कि वाइटल साइंस को अफेक्ट कर सकते हैं, तब भी जो है वो हम कोई भी नर्सिंग इंटरवेंशन हो उससे पहले और बाद में जो है वो हम वाइटल साइंस जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। और एक तो हमारा रूटीनली चेकअप होता है, जो मतलब या टीडीएस में चेक करना है, या दिन में 5 दफा चेक करना है, 6 दफा चेक करना है, वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो या हम पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो हमारे फिजिशियन के ऑर्डर्स होते हैं हम उनको फॉलो करके जो है वो चेक करते रहते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, तौसीफ कह रहा है कि रिस्पॉन्स आप मेडिकेशन को चेक करने के लिए रुबाब फातिमा ने शिफ्ट चेंज होने का कहा, ठीक है। बाकी सब भी मरियम शजर कह रही है हीट लॉस और हीट सारी ठीक कह रही हो, इसका मतलब आप लोगों को आता है, ठीक है। अब बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जो है वो रिफ्लेक्ट द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस एंड द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। ये जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है ना बॉडी का, दोनों तरफ आ सकती है, सिर्फ हॉटनेस की हम बात नहीं करते, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों जो है वो क्या है, वो बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। कोल्ड भी तो टेम्परेचर है ना, सिर्फ हॉट टेम्परेचर तो नहीं है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस दोनों जो है वो क्या है, वो टेम्परेचर है। अब बॉडी टेम्परेचर क्या है? जो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होता है और जो हीट लॉस होता है उसके दरमियान हम बैलेंस को देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और ये टेम्परेचर जो है वो हम मेजर करते हैं डिग्रीज के ऊपर। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज है जिसके ऊपर हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं, कौन कौन सी ऐसी डिग्रीज है जिनके ऊपर हम बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेजर करते हैं। हम पढ़ रहे हैं ना, बॉडी टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय हीट यूनिट्स कॉल्ड डिग्रीज। कौन कौन सी डिग्रीज है हमारे पास जिसके ऊपर जो है वो हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। Anyone? Celsius, Fahrenheit in Kelvin. Very good. मरियम शजर, वेरी गुड। सेल्सियस, फारेनहाइट इन केल्विन ठीक है। बाकी सबको सिर्फ फारेनहाइट और सेल्सियस का पता है। सेल्सियस, फारेनहाइट इन केल्विन, वेरी गुड। सिर्फ केल्विन? ये निदान कौन है? निदान नूर सिर्फ केल्विन में, अच्छा वेरी गुड, ओके ठीक है। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में किस तरह चेंज करते हैं, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में। सबसे पहले मुझे ये बताओ, नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर कितना है? नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर 37। मैंने रेंज का पूछा खुशनूद, एग्जैक्ट नहीं पूछा, रेंज पूछा है मैंने। रेंज का मतलब रेंज ही होता है। फॉरेन हाइट में बताया आपने, क्योंकि हॉस्पिटल में आप सेंटीग्रेड में नहीं लिखते, फॉरेन हाइट में लिखते हो। फॉरेन हाइट में बताना है 96.8, ठीक है। मैंने रेंज पूछा है, आप सब लोग एक ही चीज बता रहे हो, मैंने रेंज पूछा है 96 टू 98। साकिब एग्जैक्ट सही नहीं है, लेकिन आप आस पास हो।
ठीक है साकिब, आप आस पास हो, एग्जैक्ट ठीक नहीं है। 96.8, 36.5, 37.5 फ़ारेनहाइट का पूछ रहा हूँ सबसे। वेरी गुड। जो नॉर्मल जब बॉडी टेम्परेचर है ना, वो है 96.8 से लेके 98.6 तक। ठीक है, 96.8 से लेके 98.6 तक। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है हमजा, वेरी गुड। 96.8 से लेके 98.6 तक, ये क्या है, ये नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम लोग बार बार कह रहे हैं ना, बार बार कह रहे हैं सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है। पहले मुझे ये बताओ कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में किस तरह चेंज करते हैं और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में किस तरह चेंज करते हैं। आप लोगों ने मुझे बताना है, पढ़ा है आप लोगों ने ऑलरेडी, रिवीजन हो रही है आप लोगों को सेंटीग्रेड में किस तरह। ठीक है, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट किस तरह, n/5 C + 32। मरियम शजर, अगर मैं कहूँ ये गलत है तो कोई और उधर किया आपने, आपने सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज की, बाकी चीजें यही है। सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, कोई और सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट किस तरह चेंज करते हैं, एनीवन। मरियम शज्जर, चीजें बिल्कुल यही है, आपने ब्रैकेट गलत जगह पे डाला है। अब सुन लो, चलो +32। F is equal to C क्रॉस 9/5, F is equal to C क्रॉस। ठीक है, ठीक है, वीडियो ऑडियो इसलिए नहीं आ रही थी कि उस वजह से, वो नेट की वजह से कोई इशू हुआ था। ठीक है, तो सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट जो है वो कौन सी है, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट जो है वो C क्रॉस n/5 + 32 है। ठीक है, ये क्या है, ये सेंटीग्रेड बाय फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अब अगर फ़ारेनहाइट से हम सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में करते हैं, तो आपने क्या करना है, F-32 क्रॉस 5/9 है। ठीक है,
जब -32 क्रॉस 5/9 हम इस तरह चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? कन्वर्जन क्लियर है? अब हमने फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना है। क्या करना है? फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले चलो सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करना है। सेंटीग्रेड से जब हम केल्विन में चेंज करते हैं तो C+273 ठीक है। तो ये फॉर्मूला है सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करने की, C+273.15 इज इक्वल टू केल्विन, ठीक है। सेंटीग्रेड से जब हम केल्विन में चेंज करते हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब हम जो है वो चेंज करते हैं क्या नाम है, फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज करते हैं। फ़ारेनहाइट से जब केल्विन में चेंज कराओ तो F-32 सेम वही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, बाई 5/9 प्लस सिर्फ हम करेंगे 273.15 वही, ठीक है। तो ये फ़ारेनहाइट से केल्विन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, वेरी गुड, सबको पता है यार, ऑलमोस्ट सब पता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है, सारा कुछ कन्वर्जन की समझ आ गई आप लोगों को, ऑलरेडी पता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का मकसद यही था कि ये पेपर में आ सकते हैं, इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप लोगों को कोई वैल्यू दे दे पेपर में, और आप लोगों को से कहा जाए कि इस वैल्यू को जो है वो एक वैल्यू से चेंज करके या एक टाइप से चेंज करके दूसरा टाइप में जो है वो कन्वर्ट कर ले, ठीक है। ओके, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करता है, ठीक है। द फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, सबसे पहले एज। एज कैसे? आप लोगों ने मुझे ये बताना, एज कैसे? हम हर चीज में कहते हैं ना एज एज एज, एज कैसे? एज कैसे है, मैं ये पूछ रहा हूँ, एज कैसे? बचपन में और बुढ़ापे में जितनी एक्सट्रीम एजेस की तरफ हम जाते हैं ना, चाहे एक्सट्रीम एज जो है वो कम पे हो, चाहे एक्सट्रीम एज जो है वो ज्यादा ज्यादा हो, लेकिन जब भी हम एक्सट्रीम एजेस के ऊपर जाते हैं ना, तो हमारा टेम्परेचर के ऊपर कंट्रोल जो है वो मिनिमम हो जाता है, वो कम हो जाता है। मेटाबॉलिज्म चेंज विद एज एंड अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, अप टू समहाउ। मेटाबॉलिज्म के अलावा हमजा अदील नदीना, वेरी गुड, लेकिन मेटाबॉलिज्म के अलावा, इसके अलावा कुछ और है? ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी का इससे क्या ताल्लुक है? हिना रसूल, अब मैं माइक्रो पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी चीज में मेरा सब्जेक्ट डाल दो। ठीक है, इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? पॉइंट आपका ठीक है, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप जो है वो अपना पॉइंट जस्टिफाई कर लो। हिना रसूल, अपना पॉइंट जस्टिफाई कर लो। ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम हो जाती है, कैसे? चलो, इम्यूनिटी कम हो गई, इसका टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? सर, बचपन और बुढ़ापे में बॉडी टेम्परेचर इफेक्ट हो रहा है, होता तो है, वो तो मैं भी कह रहा हूँ। कैसे होता है, क्यों होता है? इनएडिक्वेट डाइट की वजह से। चलो, अप टू समहाउ। अब मैं कह रहा हूँ कि बंदा डाइट भी सही ले रहा है। बचपन में तो एटलीस्ट हम सही डाइट देते हैं ना बच्चे को। चलो, बुढ़ापे में अगर आप कहते हो कि उसके साथ बूढ़े लोगों के साथ चाहे हम जबरदस्ती नहीं कर सकती, तो वो एक अलग बात है। वेरी गुड रोशना कौल, वेरी गुड। मेन पॉइंट यही है, फैट्स कम हो जाते हैं एक्सट्रीम एजेस पे जब हम देखते हैं ना, चाहे वो एक्सट्रीम एज जो है वो लो साइड पे हो, चाहे वो एक्सट्रीम एज जो है वो अपर साइड पे हो, लेकिन एक्सट्रीम एज की तरफ जब भी हम जाते हैं फैट्स जो है वो कम हो जाते हैं।
3 लेक्चर। ठीक है, तो ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि फेड्स जो है वो कम हो जाती है जब भी हम एक्सट्रीम एजेस की तरफ जाते हैं ना, चाहे वो एक्सट्रीम एज जो है वो लोअर साइड पे हो, चाहे वो एक्सट्रीम एज जो है वो अपर साइड पे हो, ठीक है, दोनों साइडों पे जब भी हम एक्सट्रीम एजेस पे जाते हैं तो फेड्स जो है वो कम हो जाते हैं। रोशना कॉल का पॉइंट बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ठीक है, फेड्स कम हो जाते हैं और फेड्स की वजह से बिल्कुल ही राजफर भी ठीक कह रही है, डिक्रीज थर्मोरेगुलेटरी कंट्रोल, बाकी बच्चे भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, अदील, अदीना और अली हमजा, मेटाबॉलिज्म चेंजेस भी आते हैं कुछ, ठीक है, लेकिन फेड्स जो है वो भी कम हो जाती है, ठीक है, इस वजह से जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डायरनल वेरिएशन, जिसको हम सर्केडियन रिदम बोलते हैं। डायरनल वेरिएशन क्या है? एनीवन एनी आइडिया? कोई आइडिया हो आप लोगों को, किसी को भी? व्हाट इज डायरनल वेरिएशन विच इज आल्सो कॉल्ड सर्केडियन रिदम? पढ़ा होगा आप लोगों ने, एटलीस्ट सर मेहदी ने तो पढ़ाया होगा। What is circadian rhythm and what is diurnal variations? डायurnal वेरिएशन क्या है? शॉर्ट लिख लो अगर कोई लिखना चाह रहा है तो, ठीक है। अली हमजा, रिदम ऑफ डे सच इज टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज लेस देन नाइट, वेरी गुड। देयर चेंजेस विद स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, डेज एंड ईयर, वेरी गुड। दिन में जो चेंजेस आती है इन 24 आवर दिन, वेरी गुड, ठीक है। अदील, टेम्परेचर वेरी विद टाइम, वेरी गुड। रोशना, वेरिएशन विद इन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नहीं बाकी चीजों में वेरिएशन आती है, ठीक है, ठीक है। आतिका, डायरनल वेरिएशन बॉडी टेम्परेचर चेंज थ्रू आउट द डे बट अर्ली इन मॉर्निंग एंड लेटर आफ्टर, ठीक है, ठीक है। चेंजेस विद इन डे डायरनल, मॉर्निंग टू टेम्परेचर तो कम होगा और दोपहर में हाई होगा, फिर रात को कम हो जाता है टेम्परेचर, चेंजेस ड्यू टू टाइम तो सीफ, वेरी गुड, ठीक है। इसके अलावा हिराजफर थ्रू आउट डे जो रिदम होता है बॉडी का, वेरी गुड, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज थ्रू आउट डे लाइक डे टाइम एट नून एंड इवनिंग, निमरा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। सबको पता है डायरनल वेरिएशन का। डायरनल वेरिएशन का मतलब ये है कि विद इन 24 आवर जो हमारा साइकिल चलता है, एक पीरियड, ठीक है, इस 24 आवर के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर एक साइकिल, एक रिदम, एक पीरियोडिकली एक हम कह सकते हैं कि एक रूटीन जो सेट है, उसको हम क्या कहते हैं? डायरनल वेरिएशन। मोस्टली इसके लिए रूटीन का वर्ड बड़ा अच्छा लगेगा अगर हम रूटीन का वर्ड यूज कर ले, ठीक है। स्लीपिंग साइकिल, बॉडी टेम्परेचर एंड अदर साइकिल ऑफ बॉडी, वेरी गुड, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज थ्रू आउट द डे, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक कह रहे हो। तो डायरनल वेरिएशन या सर्केडियन रिदम का मतलब क्या है कि ये हमारी बॉडी का एक रिदम है, ये हमारी बॉडी का एक रूटीन सेट हुआ है कि इस टाइम पे मैंने उठना है, इस टाइम पे जो है वो मैंने अब इस टाइम पे मैंने उठना है, इस टाइम पे मेरे सोना है, इस टाइम पे मैंने ये काम करना है, इस टाइम पे मेरी एक्टिविटीज ये होगी, इस टाइम पे मेरी एक्टिविटीज ये होगी। तो आप जो है उस रूटीन में, जब आप अपनी बॉडी को एक रूटीन में सेट कर देते हो, एक रूटीन में डाल लेते हो, ठीक है। अब अचानक जब वो रूटीन चेंज हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब भी हम स्टूडेंट लाइफ से ना, जब आप ग्रेजुएट होते हैं ना और आप फील्ड में जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो, अब यहाँ पे स्टूडेंट लाइफ में आपने सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग ड्यूटी की होती है, या आपको आदत है, सबको आदत होती है, चलो आजकल बच्चे जो है वो आजकल का जो जनरेशन है वो रात को सोता नहीं है, बिल्कुल लेट सोते हैं लोग, सारे बच्चे, हम भी, मतलब सारे, हमारी जो, मतलब ये जो आजकल की जनरेशन है, मैं भी इतना पुराना नहीं हूँ, तो जो आजकल का जनरेशन है ना, तो ये क्या है, ये सारे जो है ना अब भी, मतलब ये लेट नाइट,
लेट नाइट तक जागते रहते हैं, ठीक है, चैट, इंटरनेट, मोबाइल्स, लैपटॉप, ये सारी चीजें यूज करते रहते हैं, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉगिंग, सारा कुछ, ठीक है। तो हमने अपना एक रूटीन सेट किया हुआ। अब जब आप जाते हो ना अचानक क्लिनिकल एरिया में दोबारा से, सना क्या कह रही है, डायरेनल वेरिएशन बॉडी का टेम्परेचर होता है एनवायरनमेंट की वजह से। अगर एनवायरनमेंट सेम रहे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रह सकता। कांस्टेंट कैसे रहेगा? आपने अपनी बॉडी का, आपकी बॉडी का एक रिदम है कि इस टाइम पे मैंने रेस्ट करना है, मैंने रेस्ट में जाना है, ठीक है। अब मॉर्निंग में टेम्परेचर क्यों कम होता है? क्योंकि आप रेस्ट में होते हो, ठीक है। आपकी मतलब ये ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इस रूटीन की वजह से नहीं है, ये जो आपने रूटीन सेट किया है ना, उस रूटीन के साथ आपकी आपकी बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम है ना, वो उस लिहाज से सेट हो जाता है कि मैंने सोने के वक्त पे ये हार्मोन्स रिलीज होने हैं, सुबह उठ के ये हार्मोन्स रिलीज होने हैं, रात को ये हार्मोन्स रिलीज होने हैं, जब हम एक्टिविटी करेंगे तो ये हार्मोन्स रिलीज होने हैं। डिफरेंट हार्मोन्स जो है वो उस लेवल से जो है उस हिसाब से सेट हुए होते हैं, ठीक है। तो डायरनल या जो सर्केडियन रिदम है ना, ये सिर्फ हमारा रूटीन नहीं है, ये हमारी रूटीन की वजह से हमारी बॉडी का एडजस्टमेंट होता है। हमारा बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी जो है वो हमारी रूटीन के हिसाब से जो वो एडजस्ट कर जाती है। तो जब वो हमारा रूटीन चेंज हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो हार्मोनल लेवल है वो अफेक्ट हो जाता है, हम टेंशन में रहते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब स्टार्ट में जब ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और आपकी नाइट लगती है, नाइट ड्यूटी। अब नाइट ड्यूटी लग गई है, ठीक है, यूनिट ऐसा है कि आपको बिल्कुल रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा, आपने जो है वो बिल्कुल 12 और ड्यूटी करनी है, 12 13 और ड्यूटी करनी है। अब आपका सर्केडियन रिदम जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी बिल्कुल बिजी है, आप 12 घंटे जो है आप बिल्कुल बिजी रहे हो, आप काम कर रहे हो नाइट पे। पहले से क्या था, पहले आप चाहे वो 1 2 बजे 3 बजे सोते थे, लेकिन सो तो रहे थे ना, सुबह उठ रहे थे। अब क्या है कि सुबह आपने 8 8:30 9 बजे जब आप ओवर दे, तो 9 बजे आपने वार्ड से निकलना है, घर पहुंच के नाश्ता करके चेंज वेंज करके 10 बज जाने हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से फिर आपने दिन को सोना होता है, तो आपका सारा कुछ जो वो डिस्टर्ब हो जाता है। हमजा कह रहा है कि एक्चुअल इट इज रिदम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डे वेदर द एक्सटर्नल टेंपरेचर रिमेन द सेम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो हमजा, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से नहीं है ये अपनी बॉडी का रिदम है। ये हम जो रूटीन फॉलो करते हैं, हमने जो रूटीन सेट किया, उस लिहाज से हमारी बॉडी जो है वो उस लिहाज से ऑपरेट करती है, तो ये उसका रिदम है। तो इसकी वजह से सर्केडियन रिदम के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का हमारा बॉडी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ज्यादा इफेक्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम एक्टिविटी करते हैं हमें गर्मी लगती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेस कर जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हार्मोनल लेवल है, ठीक है, मुख्तलिफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो स्ट्रेस लेवल है, ठीक है, स्ट्रेस में चेंज हो सकता है। स्ट्रेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो हम कह रहे हैं कि हमें यार मैं टेंशन में हूँ, यार मैं परेशान हूँ, मैं मुझे ना छोड़ो, इस तरह ना, ये नहीं है स्ट्रेस से। स्ट्रेस कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, चाहे वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो। फिजिकल स्ट्रेस, आप थक गए हो, आपने काम बहुत ज्यादा किया, ये भी स्ट्रेस है, ठीक है। अच्छा, आपको कोई कट लगा, आपको कोई इंजरी हो गई, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है, ये भी स्ट्रेस है, ठीक है। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है? स्ट्रेस का मतलब कोई भी वियर एंड टियर, कोई भी चीज, कोई भी ऐसा स्टिमुलस जिसको रिस्पॉन्स करने के लिए आपकी बॉडी का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जहनी स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस बॉडीली स्ट्रेस भी होता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट के साथ चेंज होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल, मैं लाहौर में रहता हूँ, तो लाहौर में जो है वो टेम्परेचर आजकल कितना है? आई थिंक 30 43 44 होगा, ठीक है। लेकिन जो है, मैं अगर स्वाद जाऊँ, अपने घर जाऊँ, ठीक है, तो उधर जो है वो टेम्परेचर अगर ज्यादा से ज्यादा गर्मी भी हो तो 37 38 तक जाएगा, ठीक है। तो इधर की एनवायरनमेंट
में उधर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए मेरा टेम्परेचर जो है, अब मैं लाहौर से अगर उधर जाता हूँ, फर्स्ट डे मुझे उधर ठंड लगेगी, दूसरे दिन शायद उससे कम ठंड लगे, तीसरे दिन शायद उससे कम लगे, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं दिन, 7-8 दिन बाद मुझे उधर भी गर्मी लगेगी। उधर की लोगों के लिए जो गर्मी थी, जो स्टार्ट में मेरे लिए वो सर्दी लग रही थी, वो भी उधर गर्मी थी। ठीक है, अच्छा, अगर टीचर क्वेश्चन कर ले तो स्टूडेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो सिर्फ ये सबके साथ नहीं होता। वैसे उसके साथ टेम्परेचर रेस तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब आप टेम्परेचर रेस कर जाता है आपका, गुस्सा आता है आपको? शुक्रिया, आपने बता दिया। आपसे कोई क्वेश्चन करे तो आप गुस्सा कर जाते हैं। ठीक है, मरियम शेजर का क्वेश्चन है, सर जी, हायर एक्सरसाइज एक्टिविटी कैन इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर एज वेल एंड हाउ इट गेट बैलेंस? बैलेंस कैसे होता है? बैलेंस ये होता है कि हमारा थर्मोस्टेट जो है वो एक लेवल पे सेट हुआ होता है। ठीक है, वो एक लेवल पे सेट हुआ होता है, जो कि वो लेवल क्या है? वो लेवल है हमारा एक नॉर्मल लेवल। अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा टेम्परेचर जो वो रेस कर जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे जो मेन चीज हो रही होती है, वो साथ साथ हम लंबे लंबे सांस लेते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। ठीक है, उसकी साथ साथ जो हार्ट बीट तेज हो जाती है, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी से ना स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि उस बॉडी टेम्परेचर को दोबारा से नॉर्मलाइज करता है। स्वेटिंग जो है उससे दोबारा वो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन किसका था? मरियम शेजर का क्वेश्चन था। मरियम, जब हमारी बॉडी से फिर स्वेटिंग होती है ना, तो स्वेटिंग की वजह से जो है वो दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, ओके, इसके अलावा क्या है? तौसीफ, अगर टीचर, अच्छा ठीक है, आतिका, हार्ट बीट तेज हो जाती है, नहीं सर गुस्सा नहीं, बट मेरा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है यूजुअली। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई सबको? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? शिवरिंग भी अगर होती है अक्सर, जब हम स्ट्रेस होते तो बॉडी टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। ठीक है, शिवरिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है ना कि आपकी बॉडी टेम्परेचर इससे रेज हो जाती है। ठीक है, अब आपने कभी देखा होगा कि जब फीवर में शिवरिंग होती है, फीवर में शिवरिंग क्यों होती है? शिवरिंग जो है ना, ये बॉडी टेम्परेचर को रेज करता है। ठीक है, और सर्दी में भी शिवरिंग होती है। जब सर्दी में शिवरिंग होती है तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने की। थोड़ी देर तक जब हम किसी ठंडे इलाके में जाते हैं, थोड़ी देर तक हमें शिवरिंग होती है। शिवरिंग की वजह से जो है वो मस्कुलर एक्टिविटी होती है, और मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से हमारा टेम्परेचर जो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो सिर्फ नो क्वेश्चन है। ठीक है, शिवरिंग, बट ओके, 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 तो सिर्फ ठीक है, ओके। चल, अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन? तो सीफ का नो क्वेश्चन, हिराज का नो क्वेश्चन। ठीक है, मरियम शेजर, बट सर जी, if what if when we do exercise and instantly set under pain, can it cause joining muscle और क्रेम फॉर बॉडी? लोग कहते हैं कि इससे होता है इफेक्ट, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज की वजह से आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी और आप अचानक जो है वो ठंडे पानी से नहा लेते हो या ठंडा पानी पी लेते हो अचानक जो है, तो वो मतलब थोड़ा-सा बैड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो ना आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल वार्म है उस टाइम पे, बिल्कुल हॉट है उस टाइम पे, और आप बिल्कुल एक कोल्ड एनवायरनमेंट में जाते हो, थोड़ा-सा इफेक्ट आता है। लेकिन उससे क्रैम्प्स या फटीग हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी जो है उस कोल्ड को उस टाइम पे टॉलरेट करती है कि नहीं करती। ठीक है, तो ये कोई वो मतलब इस तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आप जो है वो गर्मी से सीधा जो है वो एक एसी रूम में जाते हो तो आपको फटीग या क्रैम्प्स होंगे। ठीक है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो एक डिपेंड करता है। ठीक है, निदा का क्वेश्चन है, सर कोल्ड टेम्परेचर में तो हीट कंजर्व करने के लिए शिवरिंग होती है, फीवर में क्यों होती है? फीवर में इसलिए होती है कि हमारा थर्मोस्टेट का दिमाग खराब हो जाता है। बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है। ठीक है, उस थर्मोस्टेट का काम क्या है? उस थर्मोस्टेट के अंदर जितना टेम्परेचर जो है वो सेट होता है, उसने वही जो है वो अचीव करना है।
अब फीवर में मैकेनिज्म क्या है? फीवर का मैकेनिज्म ये होता है कि हमारा थर्मोस्टेट जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है किसी भी हार्मोनल लेवल से, किसी भी ग्लैंड्स की वजह से। जब वो चेंज हो जाता है तो वो एक हायर टेम्परेचर सेट करता है एज ए नॉर्मल टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल उसने सेट किया कि मेरा 102 जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है, हमारे थर्मोस्टेट ने सेट किया कि मेरा 102 जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है। तो अब उस टेम्परेचर, उसके लिए थर्मोस्टेट क्या सोच रहा है? थर्मोस्टेट ये सोच रहा है कि यार ये तो मुझे ठंड लग रही है। अब उसने अचीव क्या करना है? वो देख रहा है कि मेरा नॉर्मल जो है वो 104 है या 102 है, तो वहां तक पहुंचने के लिए वो शिवरिंग करता है। वहां तक पहुंचने के लिए वो शिवरिंग करता है और उसी वजह से बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेज होकर 104 या 103 तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो फीवर का नॉर्मल मैकेनिज्म ये है, फीवर का जो मैकेनिज्म है वो ये कि हमारा थर्मोस्टेट जो है वो सबसे पहले इम्बैलेंस हो जाता है। जब थर्मोस्टेट इम्बैलेंस हो जाता है ना, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इस वजह से फीवर के अंदर शिवरिंग होती है कि थर्मोस्टेट जो है वो एक लेवल सेट करता है कि मेरा लेवल जो है वो नॉर्मल से एक हायर लेवल सेट करता है। जब नॉर्मल से हायर लेवल सेट करता है ना, तो वहां तक पहुंचने के लिए वो शिवरिंग करके वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्लियर है अब? ठीक है, लुबाइना का क्वेश्चन है, वेसल भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है ठंडे पानी से और ब्लड सप्लाई इफेक्ट होता है स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स लाइक मसल। ठीक है, मतलब इफेक्ट हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो डिपेंड करता है हर एक की बॉडी टॉलरेट, कि आपकी बॉडी जो है उस चीज को किस तरह टॉलरेट कर रही है, किस तरह उस चीज को जो है वो रिएक्ट करती है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, आगे चले। मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो एम्स क्या है, हम क्यों करते हैं बॉडी टेम्परेचर को? ताकि हमें पता चले कि टू डिटरमाइन एंड मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर, ताकि हमें बॉडी टेम्परेचर का पता चले। हमें जो है वो एक फर्दर इवैल्यूएशन के लिए, फर्दर हमने पेशेंट को इवैल्यूएट करना है, तो फर्दर इवैल्यूएशन के लिए हमें बेसलाइन डेटा जो है वो हमें वाइटल साइन प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट जो है वो टू डिटरमाइन अल्टरेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू डिजीज। और नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि बॉडी टेम्परेचर डिजीज की वजह से या किसी मेडिसिन की वजह से, किसी भी चीज की वजह से कोई अल्टरेशन या चेंजेस तो नहीं आई। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में सबसे पहले हम असेसमेंट कर दे। असेस में हमने क्या करना है? असेस फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ बॉडी टेम्परेचर अल्टरेशन, फिजिकल साइंस एंड सिम्टम में इंडिकेट टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने साइन सिम्टम्स देखने हैं, जो कि बॉडी टेम्परेचर के साथ जो साइन सिम्टम्स आती है, जो उसकी फिजिकल साइंस है या फिजिकल साइन सिम्टम है, उससे हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमने फिर क्या करना है? नेक्स्ट हमने करना है कंपेयर विद प्रीवियस रीडिंग। हमने बाद में जो है वो जो प्रीवियस रीडिंग है हमारी, उसे कंपेयर करना है। ठीक है, हमने जब आप पेशेंट के पास जाते हो, आप उसे देखते हो, यार इसे, मुझे लग रहा है इसे फीवर है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? फाइल देखते हो कि यार प्रीवियस रीडिंग्स में या प्रीवियस रिकॉर्ड में इसको कभी फीवर हुआ है, तो आप वो देख लेते हो, उसके साथ कंपेयर कर लेते हो, कड़े कड़े उधर कंपेयर कर लेते हो। ठीक है, ये चीजें जो है ये ऑटोमेटिकली होती है, हमें अक्सर पता नहीं होता कि हम क्या क्या करते हैं, लेकिन हम बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट फिर क्या है? टू सेलेक्ट प्रेफर मेथड व्हेन देयर इज कॉन्ट्राइंडिकेशन। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने प्रेफर मेथड सेलेक्ट करना है कि मैं अब इसका टेम्परेचर चेक करूंगा। ठीक है, मैंने किस तरह चेक करना है, किस रूट से मैंने चेक करना है, और अगर एक स्पेसिफिक रूट को मैं स्पेसिफाई करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, तो क्यों करता हूँ, तो मैंने रीजन देना है। ठीक है, उसके बाद प्रेफर रूट या अप्रोप्रिएट रूट जो है वो बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के वो चार हमारे पास है। ओरल रूट है, एक्सिला है, रेक्टम है और टिम्पैनिक रूट है। ठीक है, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू टेम्परेचर अल्टरेशन। टेम्परेचर अल्टरेशन में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि उसे अल्टरेट करती है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने आगे पढ़े हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो चेंजेस, जिसकी वजह से चेंजेस आती है। उसके बाद हम अगर अपनी प्लानिंग की तरफ आते हैं, तो प्लानिंग में सबसे पहले हम अपने इक्विपमेंट्स को रेडी करना है। ठीक है, आपने इक्विपमेंट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, आपको एक अप्रोप्रिएट थर्मामीटर चाहिए। ठीक है, कोई भी क्लिनिकल या रेक्टल थर्मामीटर चाहिए जो जिस रूट से भी आप चेक करते हो। थर्मामीटर एक शीट होनी चाहिए। ठीक है, कंटेनर होना चाहिए जिसमें एक ड्राई स्वैब हो। ठीक है, एक रिसीवर होना चाहिए। रिसीवर कंटेनर का मतलब है कि आपने जब टेम्परेचर थर्मामीटर जो है वो यूज किया, तो आपने किस कंटेनर में डालना है, तो एक रिसीवर कंटेनर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए जो कि सेकंड हैंड्स के साथ है, जिसकी सेकंड्स के साथ है। ठीक है, सेकंड्स हैंड के साथ हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमने जो है वो फुल जो है वो टाइम के लिए जो है हमने चेक करना है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अब
तो एक्यूरेट रीडिंग के लिए आपने क्या करना है, अगर रेक्टली आपने चेक करना है तो वो लुब्रिकेंट यूज करना है, ठीक है, टेम्परेचर चार्ट जो है वो यूज करने हैं, इसके अलावा जो है वो पेन और रूलर जो है वो यूज करना है। फिर आपने क्लाइंट से पूछना है, आपने क्लाइंट से क्या पूछना है कि उसने कहीं बात तो नहीं लिया अभी रिसेंटली, ठीक है, ड्रिंक तो नहीं किया, कोई स्मोकिंग तो नहीं की, या कोई फिजिकल रिसेंटली 15-20 मिनट में कोई फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं की। तो ये सारी चीजें सर हाउ टिम्पेनिक रूट प्ले इट्स रोल इन चेकिंग मॉर्निंग मूड, मतलब टिम्पेनिक के बारे में आपने नहीं सुना, कान से जो चेक करते हैं ईयर से, वो टिम्पेनिक रूट है। ठीक है, बच्चों का हम मोस्टली वहां से चेक करते हैं, टिम्पेनिक रूट से। रेक्टल से भी चेक करते हैं, टिम्पेनिक से भी करते हैं, ठीक है। ओके, अब आपने जो सारा कुछ किया आपने इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट वही पूछे कि वो कैसे, फर्स्ट टाइम, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपने जो नॉर्मल थर्मामीटर है इससे चेक करना है, ठीक है। अगर आपने टिम्पेनिक चेक करना है तो टिम्पेनिक के लिए स्पेसिफिक टिम्पेनिक थर्मामीटर आता है, ठीक है। ये नहीं है कि जो मरकरी थर्मामीटर ये आपने कान में डाल दिया उस बच्चे के और जो है वो आप थर्मामीटर से टेम्परेचर जो है वो चेक करते हो, ठीक है। टिम्पेनिक के लिए स्पेसिफिक थर्मामीटर होता है, स्पेसिफिकली डिजाइन थर्मामीटर होता है जो कि वो कान में फिट हो सकता है, ठीक है। वो आप कान में फिट कर देते हो, इधर फिट करने का मतलब है इधर लगा लेते हो, ठीक है। आपने 3 से 5 मिनट तक जो है वो वेट करना है और वहां पे जो है वो रीडिंग्स जो है वो आ जाती है, ठीक है। ओके, रेक्टल की नीड क्यों पड़ती है, टेम्परेचर भी चेक करना होता है तो वो क्लिनिकल से भी कर सकते हैं, तो रेक्टल थर्मामीटर से रेक्टल के लिए स्पेसिफिक जो है ना वो रेक्टल ही यूज करना चाहिए, ठीक है। रेक्टल थर्मामीटर ही यूज करना चाहिए, ओके। तो इस वजह से हम रेक्टल की जरूरत इसलिए पड़ती है, रेक्टल थर्मामीटर की नीड इसलिए है कि स्पेसिफिकली हम उसको उससे चेक करते हैं। बाकी आप नॉर्मल थर्मामीटर से भी वैसे चेक कर सकते हो, लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि रेक्टल की कुछ स्पेसिफिक थर्मामीटर्स भी आते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ठीक है, किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलें। ओके, तो आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, आपने क्लाइंट के पास जाना है, क्लाइंट को ग्रीट करना है, ठीक है, क्लाइंट को सलाम करना है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ताकि आप जो है वो क्लाइंट जो आपसे कोऑपरेट करे और उसकी एंजाइटी जो है वो कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने थर्मामीटर शेक करना है, इतना शेक करना है ताकि उसकी रीडिंग जो है या मरकरी जो है वो नॉर्मल से नीचे आ जाए, ठीक है। नहीं, सेम नहीं होता। अली हमजा का क्वेश्चन है सर बॉडी का हर जगह का टेम्परेचर जो है वो सेम होता है, नहीं होता। ओरल से रेक्टल जो है वो 1 डिग्री ज्यादा होता है क्योंकि रेक्टल जो है वो क्या है, ठीक है। और जो हमारा एक्सिलरी होता है, एक्सिलरी उससे 1 डिग्री जो है वो कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो टिश्यू टेम्परेचर है ना, कोर टेम्परेचर है, इंटरनल कोर टेम्परेचर है, ठीक है, जो रेक्टल टेम्परेचर है। तो रेक्टल टेम्परेचर जो है वो ओरल टेम्परेचर से 1 ज्यादा होगा और एक्सिलरी टेम्परेचर जो है वो ओरल से 1 कम होगा, ठीक है। बॉडी की हर जगह का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है। ओके, फिर आपने क्या करना है, ओरल के लिए आपने क्या करना है, क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो मुंह खोले, ठीक है, और टंग, अपनी टंग जो है वो ऊपर कर ले, लेफ्ट टंग, ठीक है। फिर आपने टंग के नीचे जो है वो थर्मामीटर जो है वो प्लेस करना है,
ठीक है। क्लाइंट को आपने इंस्ट्रक्ट करना है कि अपने लिप्स जो है वो क्लोज करे, ठीक है, और ये बताना है क्लाइंट को स्पेशली कि थर्मामीटर को जो है वो बाइट ना कर ले गई, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो मर्करी है ना वो बहुत ही खतरनाक चीज है, ठीक है, उससे जो है वो डेथ हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा और भी अगर थर्मामीटर टूट गया तो ग्लास थर्मामीटर है तो उससे जो है वो इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपने थर्मामीटर को 2 मिनट के लिए उधर छोड़ना है फिर, ठीक है, साथ साथ जो है वो आपने चेक पल्स एंड रिस्पिरेशन ड्यूरिंग 2 मिनट्स, ठीक है, साथ साथ आप पल्स और रिस्पिरेशन जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है। रिमूव थर्मामीटर एंड शीट, ठीक है, आपने थर्मामीटर निकाल देना है, ठीक है, थर्मामीटर को हॉरिजेंटली आपने आई लेवल के ऊपर जो है वो चेक करना है, वो एग्जामिन करना है, ठीक है, उसे रीड करना है और रीडिंग जो है वो नोट करनी है। एक्सिलरी के लिए आपने क्या करना है, एक्सिलरी के लिए पहले सबसे पहले आपने इंश्योर करना है कि एक्सिला जो है वो बिल्कुल ड्राई है। आपने थर्मामीटर बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन के ऊपर जो है वो प्लेस करना है, सेंट्रल पोजीशन में प्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस उधर ही 5 to 10 मिनट्स के लिए जो है वो छोड़ देना है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा है। 5 to 10 इधर लिखा हुआ है, कुछ बुक्स कह रही है कि 3 to 5 जो है वो आप रख सकते हैं, ठीक है। फिर आपने थर्मामीटर जो है वो रिमूव करके उसको रीड करना है, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन? टेम्परेचर में कोई क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल 3 to 5, कुछ बुक्स में 3 to 5 ही है, ठीक है, कुछ बुक्स कह रही है 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। आतिका बिल्कुल आप ठीक कह रही हो, 3 to 5 कुछ बुक्स में, मोस्टली बुक्स में 3 to 5 है, ठीक है। लेकिन मैंने जहां से डेटा लिए हैं, ठीक है, ये एक मलेशियन बुक है, उनका बुक तो नहीं है, एक उनका एक प्रोसीजरल मैनुअल है, ठीक है। मलेशिया का एक प्रोसीजरल मैनुअल है, उसमें 5 to 10 लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन? द क्वेश्चन? चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो है वो एंड कर लेते हैं। और मैडम आ गई है, मैडम का लेक्चर स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। अंबर सर जी, एक जिला में थर्मामीटर रखने के लिए एक वैन में थर्मामीटर रखते हैं, आई थिंक उसका क्या मतलब वैन में रखते हैं? ये किसने कहा है कि वैन में रखे थर्मामीटर? फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ आपसे। एक्जिला में जब हम थर्मामीटर रखते हैं तो हम सेंटर में प्लेस करते हैं, बस हम सिर्फ इतना करते हैं कि हम सही तरह सेंटर में प्लेस करके सही तरह एक्जिला को क्लोज कर ले, ठीक है। वेन का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वेन में रखते हैं। वेन में किस तरह रख सकते हैं हम थर्मामीटर? वो तो आप प्रिक करोगी, प्रिक करके थर्मामीटर अंदर रखना है आपने। ये क्या है, इतना तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो सर फिर एग्जैक्ट कितना टाइम रखा जाए? 3 to 5 मिनट्स, ठीक है। दोनों नहीं आएंगे, पाकिस्तानी या जितनी भी मोस्टली बुक्स हम यूज करते हैं उनमें से वही है, 3 to 5 मिनट्स है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वेन का मुझे नहीं पता। वेन का अगर आप लोगों को आइडिया हो तो मुझे बता दो। स्पेसिफिक कोई वेन नहीं है वैसे, जितना मुझे आइडिया है और जितना मैंने पढ़ा है। अब इल्म एक बहुत बड़ा समंदर है, शायद वो भी, अगर आप लोगों को बताओ तो आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। चले, यहाँ पे हम अपना लेक्चर जो है वो एंड कर लेते हैं, क्योंकि मैडम का लेक्चर है, मैडम ने फिर गुस्सा करना। ओके, अल्लाह हाफिज। हो सकता है इम्पॉसिबल है।